नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर WHO से संबंधित है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीकी क्षेत्र को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि कोई भी क्षेत्र पोलियो मुक्त तब घोषित किया जाता है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्गीकृत क्षेत्र के सभी देशों में लगातार 3 वर्षों तक वाइल्ड पोलियो का कोई नया मामला प्रकट नहीं होता है। किसी भी एकल देश को पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में एकमात्र पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र को छोड़कर 6 WHO क्षेत्रों में से 5 क्षेत्र वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। वर्ष 2014 में भारत को WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के तहत आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। दरअसल पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वाइल्ड पोलियो वायरस के 3 प्रकार हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। वर्तमान में केवल टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस ही संचारित हो रहा है। पोलियो वायरस के विरुद्ध 2 प्रकार के टीके दिए जाते हैं। पहला है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी IPV। ये निष्क्रिय या मृत पोलियो वायरस से निर्मित होता है और पोलियो के सभी उपभेदों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV। इसमें एक जीवित दुर्बल वैक्सीन वायरस होता है। जब एक बच्चे को ये टीका लगाया जाता है तो दुर्बल वैक्सीन वायरस पोलियो वायरस की प्रतिकृतियां सृजित करता है, जिससे एक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय होती है। हालांकि कुछ मामलों में प्रतिकृति निर्माण के दौरान वैक्सीन वायरस आनुवंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसे वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस कहा जाता है। वर्तमान में भारत से उन्मूलित रोग हैं याज, पोलियो, गिनी कृमि, स्मॉल पॉक्स और मातृ और नवजात टेटनस। अगली खबर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विषय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में है। उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार राज्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के बीच उपसमूह हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया है। राज्य कुछ अनुसूचित जातियों को दूसरों पर अधिमान्य उपचार प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूची में शामिल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत कर सकते हैं। दरअसल राज्यों ने ये तर्क प्रस्तुत किया था कि आरक्षण के बावजूद कुछ जातियों को अन्य की तुलना में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जबकि इससे पहले वर्ष 2005 में EV चिन्नायाह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि केवल राष्ट्रपति को ही एक जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने और बाहर करने की शक्ति प्राप्त है तथा राज्य इस सूची में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की केंद्रीय सूची को अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सूची में उपवर्गीकरण करने का अर्थ इसमें परिवर्तन करना नहीं है। राज्य केवल सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर और व्यवहारिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग को ही वरीयता प्रदान करेंगे। लेकिन इस मामले में समान न्यायाधीशों की संख्या वाली एक पीठ पिछली खंडपीठ के निर्णय को रद्द नहीं कर सकती है, इसलिए न्यायालय ने इस मामले को अब एक बड़ी खंडपीठ को संदर्भित किया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान शाश्वत रूप में नहीं किया था और परिवर्तित होती सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना सामाजिक रूपांतरण के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगली खबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूमि बैंक पोर्टल का शुभारंभ किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS से सुसज्जित राष्ट्रीय भूमि बैंक पोर्टल को औद्योगिक सूचना प्रणाली और राज्यों की GIS प्रणाली का एकीकरण करके तैयार किया गया है। दरअसल औद्योगिक सूचना प्रणाली को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा विकसित किया गया है। ये पोर्टल संसाधन अनुकूलन, औद्योगिक उन्नयन और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के लिए देश भर के औद्योगिक क्षेत्रों या समूहों का एक GIS सक्षम डेटाबेस है। GIS भूसतह पर अवस्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर करने, भंडारित करने, जांच करने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली है। IIS का उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक पेटियों के बारे में पोर्टल पर भूमि, रेल और हवाई संपर्क, कर प्रोत्साहन, जल निकास प्रणाली, विद्युत आपूर्ति और कच्चे माल की उपलब्धता का विवरण प्रदान करना है।
वर्तमान में 6 राज्यों की औद्योगिक पेटियों की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय भूमि बैंक पोर्टल के लाभ। ये निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब का समाधान करेगी। कृषि उपयोग से भूमि रूपांतरण में सुगमता होगी। व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार होगा। इसके अलावा इससे संबंधित कई मुद्दे भी हैं, जैसे मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन, विखंडित भूजोत, विनियामक और नीतिगत प्रतिबंध, अप्रभावी मूल्य निर्धारण व्यवस्था और कमजोर सूचनात्मक व संस्थागत तंत्र। अगली खबर डिजिटल भुगतान से संबंधित है। डिजिटल भुगतानों में होने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिए रूपरेखा की आवश्यकता है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी DSCI और पेपल इंडिया की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि देश में डिजिटल भुगतानों के बढ़ते हुए उपयोग ने डिजिटल लेनदेन से संबद्ध साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए एक व्यापक रूपरेखा की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया है। दरअसल भारत के डिजिटल भुगतान उद्योग के वर्ष 2023 तक 5 गुना बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की अपेक्षा की गई है। वर्तमान में ये लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। हालांकि भारत के संदर्भ में इसमें अभी काफी जोखिम है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी जिसमें तकनीकी ज्ञान का काफी अभाव है। सामान्य जन को साइबर सुरक्षा से संबद्ध जोखिम के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। डिजिटल भुगतान माध्यमों को अपनाने में अकस्मात तेजी आई है। डिजिटल भुगतान अवसंरचना और उत्पादों आदि में सुभेद्यताएं एवं अंतराल व्याप्त हैं। हालांकि डिजिटल भुगतान से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे वैश्विक साइबर सुरक्षा पारितंत्र के प्रबंधन और साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। डिजिटल भुगतान के मानकीकृत डेटा संरक्षण कानून और साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क अपरिहार्य है। जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों पर व्यापक विनियामक दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। खतरों से संबंधित आसूचनाओं को संपूर्ण डिजिटल पारितंत्र में साझा किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा और फिनटेक यानी वित्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए सुदृढ़ स्टार्टअप नवाचार कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा शिक्षा और कार्यबल विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विचार किया जा सकता है। कंपनियों के बोर्ड एवं उच्च अधिकारियों यानी बोर्ड्स एंड सी सूट्स के लिए साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण को अधिमान्य बनाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी सूट्स का प्रयोग किसी संगठन के भीतर उच्च रैंकिंग के कार्यकारी पदों यानी CEO, CFO, COO, CIO आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगली खबर केंद्र सरकार के एक अहम निर्णय से संबंधित है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे वस्तु एवं सेवा कर जनित राजस्व अंतराल की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। इस वर्ष कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके बाद ये संभावना व्यक्त की गई कि इससे राज्यों का GST राजस्व अंतराल 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। राज्यों को प्रतिकर भुगतान यानी कंपनसेशन पेमेंट्स में पिछले वर्ष अक्टूबर माह से ही विलंब होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि GST राजस्व का पर्याप्त संग्रहण नहीं हो रहा था। अप्रैल-जून तिमाही में GST राजस्व में 41% की गिरावट के साथ कोविड-19 महामारी ने इस अंतराल को और अधिक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर अधिनियम में राज्यों को ये गारंटी प्रदान की गई है कि GST के कार्यान्वयन के प्रथम 5 वर्षों यानी 2017 से 2022 तक राज्यों को होने वाले राजस्व में किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति GST प्रतिकर उपकर यानी GST कंपनसेशन सेस के माध्यम से की जाएगी। प्रतिकर उपकर कुछ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर अधिरोपित एक अतिरिक्त उपकर है। 3 लाख करोड़ रुपए के अंतराल में से प्रतिकर उपकर संग्रहण में से केवल 65,000 करोड़ रुपए ही प्रतिपूर्ति होने की अपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि शेष 2,35,000 करोड़ रुपए में से केवल 97,000 करोड़ रुपए GST व्यवस्था अपनाने के कारण हुई राजस्व हानि के रूप में है और शेष राजस्व की हानि कोविड जनित स्लोडाउन के कारण हुई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 97,000 करोड़ रुपए को GST प्रतिकर अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा और कोविड प्रकोप के कारण हुए शेष राजस्व घाटे को प्रतिकर के अधीन कवर नहीं किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल NDC-TIA परियोजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों से संबद्ध मंत्रालयों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय स्थापित करने वाली विकार्बनीकृत यानी डीकार्बनाइजिंग परिवहन के लिए प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति को प्रोत्साहित करना है।
ये परियोजना वर्ष 2020 से 24 की अवधि के लिए भारत, वियतनाम और चीन में विकार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक दृष्टिकोण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम है। ये 7 संगठनों की एक संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत विश्व संसाधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद आदि शामिल हैं। भारत में इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार नीति आयोग है। नासा के मानचित्रों द्वारा वैश्विक मैंग्रोव पर्यावरण की क्षति के कारणों को प्रदर्शित किया गया। मानचित्र में ये दर्शाया गया है कि वर्ष 2000 से 2016 के बीच समग्र मैंग्रोव पर्यावरण क्षति में गिरावट आई है। मानवीय कारणों की तुलना में प्राकृतिक कारणों जैसे अपरदन और चरम मौसम से होने वाली क्षति में अत्यंत मंद गति से गिरावट दिखी है। मैंग्रोव क्षति के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे चावल और पाम ऑयल की कृषि, झींगा मछली पालन, चरम मौसमी घटनाएं आदि। मैंग्रोव वृक्ष और झाड़ियां होते हैं और ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्रों में नम व आर्द्र मृदा में विकसित होते हैं। ये अपरदन और अन्य प्रकार की क्षति से तटरेखा को सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही अपनी जड़ों, तने एवं मृदा में कार्बन को संग्रहित करते हैं। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के चौथे चरण के तहत 78 नए हवाई मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उड़ान के चौथे दौर को दिसंबर 2019 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ आरंभ किया गया था। उड़ान योजना को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा हवाई पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुत्थान के माध्यम से अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड विमानपत्तनों पर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत एयरलाइनों की एक फ्लाइट की 50% सीटों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था की गई है और सरकार द्वारा उन सीटों के लिए किराए की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाती है। ये योजना राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 का एक प्रमुख घटक है। किरण ये प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन, मानसिक कल्याण आदि जैसे मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है। ये हेल्पलाइन 13 भाषाओं में सेवाएं प्रदान करेगी। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 28 अगस्त 2020 को इसने अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। इसकी स्थापना पुलिस बल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, पुलिस बल की समस्याओं के त्वरित और प्रणालीगत अध्ययन को प्रोत्साहित करने, पुलिस बल द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति व तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने आदि कृत्यों के संपादन के लिए की गई थी। विश्व उर्दू सम्मेलन, इसका आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इस परिषद को उर्दू भाषा को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रचारित करने के लिए स्थापित किया गया था। उर्दू भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध भाषाओं में से एक है। ग्रेट अंडमानी जनजाति, हाल ही में इस जनजाति के कुछ सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTGs में से एक हैं। अन्य PVTG समूह हैं जारवा, ओंग, शोम्पेन और सेंटिनलीज। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।